नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की 89वीं क्लास के बारे में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, वो था मौर्य काल। तो मौर्य काल के थर्ड पार्ट के बारे में आज हम लोग समझेंगे और जो आज का टॉपिक होगा वो होगा बिंदुसार का शासनकाल। दोस्तों, यदि आप आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ की तैयारी कर रहे हैं अथवा सामाजिक विज्ञान से आप एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या हिस्ट्री से आप पीजीटी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की विस्तृत व्याख्या करते चलते हैं ताकि स्टूडेंट के दिमाग में एक लंबे समय तक इस पढ़ाई का स्थायित्व बनाया जा सके और जो एजुकेशन है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बिंदुसार के शासनकाल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और मौर्य काल के इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार का शासनकाल। चलिए हम लोग देखते हैं बिंदुसार के शासनकाल में। जैसा कि सभी जगह आपको जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार क्या है, गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि इसने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया, जबकि इससे पहले चंद्रगुप्त ने लगभग 24 वर्षों तक भारत में शासन कर चुके थे। अब बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ता है, इसके बारे में एक कहानी हेमचंद की रचना परशिष्ट पर्वन से मिलती है। परशिष्ट पर्वन, ये रचना को पूछी जाती है कि इसके रचनाकार कौन हैं, तो हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र ने बिंदुसार के बारे में क्या बताया कि दरअसल में चाणक्य जो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, वो राजा की सुरक्षा को लेकर बड़ा चिंतित था। उसे इस बात का डर था, हालांकि उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रगुप्त को कोई धोखे से भोजन में जहर मिला के दे दे। तो इसका तोड़ निकालने के लिए चाणक्य खुद चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन का वो खुद चेक करता था पहले, और जब चेक करता था तो उसमें बहुत कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में जहर मिला देता था, ताकि वो जहर खाने की धीरे धीरे आदत पड़ जाए। और इस तरीके से वो लगातार क्या है, डोज बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और एक दिन हुआ कि काफी ज्यादा उसके भोजन में जहर मिलाकर देने लगे। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य पर बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि इसके बारे में और जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भोजन किया और आधा खाना छोड़ दिया। जैसा हमारे गांव घर में परंपरा है कि पति खाने के बाद पत्नी उस भोजन को ग्रहण कर लेती, और हुआ यही। उस भोजन को चंद्रगुप्त की पत्नी ने क्या किया, ग्रहण कर लिया। और उस समय बिंदुसार उसकी गर्भ में पल रहा था। ऐसी स्थिति में जब ये पता चलता है कि अरे, क्योंकि जहर, भोजन में तो जहर मिला हुआ है, और चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी, रानी थी, वो इतना डोज लेने की आदी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही उसने भोजन किया और भोजन के साथ जो है जी मचलाना, जैसे जहर खाने की प्रक्रिया होती है, बस वैसे होने लगा। उसके बाद पूरे राजमहल में हल्ला मच जाता है कि अरे ये क्या हुआ। परिणाम ये हुआ कि उस समय बिंदुसार अपनी मां के गर्भ में पड़ रहा था और राजकुमार का बचाया जाना बहुत जरूरी था। तो बिंदुसार को पहली बार यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अगर सिजेरियन तकनीक यानी शल्य चिकित्सा से कोई बच्चा पैदा हुआ था तो वो कौन था? बिंदुसार था। यानी बिंदुसार को शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसको पैदा कराया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बिंदुसार मर गई। बिंदुसार की मां जो है मर गई। तो बिंदुसार के चेहरे पर बहुत सारे स्पॉट पड़ गए, काले काले, और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? बिंदुसार पड़ गया।
आगे देखते हैं हम लोग। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है और बिंदुसार का नाम बिंदुपाल बताया जाता है। कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है वशिष्ठ पर्वन में। इसी में बिंदुसार की माता की कहानी भी मिलती है, जो आपको कहानी हमने सुनाया है, वो कहानी भी इसी इसमें मिलती जुलती है। आगे हम लोग देखते हैं। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहते हैं। दरअसल में जो प्रश्न पूछा जाता है कि एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ बिंदुसार का नाम, तो इनको मैच कराया जाता है और मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है कि अमित्रोचेट्स ये नाम किसने दिया है? यूनानी लेखकों ने। ठीक है ना। इसी तरीके से एक नाम और मिलता है अलित्रोचेट्स। ठीक है ना। इसका अर्थ है, ये अमित्रोचेट्स का मतलब है, ये टाइप नहीं हुआ है, शत्रु का वध करने वाला। वायु पुराण में क्या मिलता है? वायु पुराण में बिंदुसार का जो नाम है वो क्या मिलता है? भद्रसार या वारिसार मिलता है या नंदसार मिलता है। ये तीनों नाम मिलते हैं अलग अलग पुराणों में, इसीलिए तीनों नामों को हमने एक साथ रख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना पड़े और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिंदुसार, वारिसार या नंदसार ये किसके नाम हैं? बिंदुसार के। जैन परंपरा के अनुसार कन्नड़ एक जैन ग्रंथ है, ठीक है ना, और इसका नाम है राजा बलि कथा। ठीक है ना। पूछ लिया जाता है राजा बलि कथा ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये किससे है? जैन धर्म से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त के पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी का नाम सिंहसेन बताया गया है। यानी राजा बलि कथा में चंद्रगुप्त का नाम क्या बताया गया है? सिंहसेन। महावंश में उनकी पत्नी का नाम धम्मा मिलता है और अशोकावादन में उनकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी मिलता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये देखा गया है कि इनका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलते हैं, इसीलिए एक तरफ लेखक, दूसरी तरफ बिंदुसार के नाम और उनको मैच कराना रहता है। जैसे यूनानी लेखक क्या कहते हैं? अमित्रोचेट्स। पुराणों में, वायु पुराण में क्या मिलता है? बिंदुसार। ठीक है ना। भद्रसार, वारिसार, नंदसार, इस तरीके से कई नाम मिलते हैं। और जैन परंपरा में सिंहसेन कहा गया है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंहसेन किसके लिए नाम प्रयोग किया गया है? तो सिंहसेन बिंदुसार के लिए प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। सांची के एक अभिलेख में बिंदुसार का नाम मिलता है। ठीक है ना। वैसे किसी भी अभिलेख में बिंदुसार का नाम नहीं मिलता है, चंद्रगुप्त का नाम मिलता है। किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में, खारवेल के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक का मिलता है। और बिंदुसार का नाम कहाँ पे मिलता है? सांची के एक अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा, पीछे जो आपने कहानी पढ़ी है, सुनी है, उस कहानी से जब बिंदुसार बड़ा होता है, उसकी माता की हत्या की एक तरीके से वजह कौन बनता जाके? चाणक्य बनता जाके, यानी कौटिल्य को मानता है। और इसलिए जब बिंदुसार राजा बनता है तो कौटिल्य से बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। हालांकि ये कहा गया कि कौटिल्य के साथ बिंदुसार ने लगभग 16 क्षेत्रों को जीता था, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में कौटिल्य के खिलाफ बिंदुसार को भड़का दिया, और जब भड़का दिया तो दोनों में, यानी चाणक्य और बिंदुसार के बीच एक तरीके से मतभेद उत्पन्न हो जाता है। अब चाणक्य को भी लगता है कि जो हमारा शिष्य था वो तो दरबार को छोड़ के श्रवणबेलगोला की पहाड़ी दक्षिण भारत चला गया है, अब मेरा भी यहाँ का कोई मतलब नहीं होता है। और चाणक्य भी उस दरबार को, यानी अशोक के दरबार को क्या कर देता है? छोड़ देता है। और उसके बाद
बिंदुसार ने अपना प्रधानमंत्री जो बनाया वो खल्लाटक को बनाया। किसको बनाया? खल्लाटक को। लेकिन खल्लाटक बहुत कारगर साबित नहीं हुए, तो इसने पुनः अपने प्रधानमंत्री को बदला और उसके बाद इसने राधा गुप्त को अपना प्रधानमंत्री बनाया। यानी मौर्य काल में बिंदुसार एक ऐसा शासक था जिसने तीन प्रधानमंत्री का कार्य किए, जिसमें से प्रधानमंत्री कह सकते हैं या पुरोहित कह सकते हैं, जिसमें से चाणक्य हो गया, खल्लाटक हो गया और राधा गुप्त हो गया। ठीक है ना, तीनों का क्रम भी आपको याद होना चाहिए। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के राज्य में भारत की सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। यह कहा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में एक बड़ी मंत्रिपरिषद थी और जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500, लगभग वर्तमान में आज के बराबर। ठीक है, तो जब शासन और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में सबसे बड़ी जो घटना होती है वो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह की होती है। अब आपको पता है कि तक्षशिला वर्तमान में इस गांधार क्षेत्र में यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ेगा। ये भारत का मैप है, ठीक है ना, और ये आपका तक्षशिला है। ठीक है ना, ये क्या है? तक्षशिला। तो यहां पर 2 बार विद्रोह होता है। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। तो एक नॉर्मली सवाल चुटकुले जैसा वनडे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि किसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ? तो 2 बार विद्रोह हुआ। तो इसकी जो जानकारी है दिव्यावधान से मिलती है। प्रश्न पूछ, दिव्यावधान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो दिव्यावधान में क्या मिलता है? बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र को सुसीम, इसका जो बड़ा बेटा होता है सुसीम होता है, ठीक है ना, सुसीम को उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में यहाँ का गवर्नर बना दिया। ठीक है ना, और जो दूसरा बड़ा बेटा था अशोक, उसको मध्य प्रांत की राजधानी यानी उज्जैन वाला क्षेत्र यानी अवंती का, इस क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। इसको मालवा भी कहते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं मालवा भी लिखा रहता है। तो मालवा को समझिएगा, मालवा क्षेत्र कौन सा है? देखिएगा, यहाँ पर एक विंध्य पर्वतमाला है, ठीक है ना, और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है और इधर यमुना नदी। इनके बीच का ये क्षेत्र मालवा कहलाता है। हालांकि जो मालवा का विस्तार है उसको चंडीगढ़ पंजाब के आसपास तक पहुँच जाता है और दक्षिण में और दूर तक पहुँच जाता है। लेकिन जो वर्तमान का जो मालवा क्षेत्र है वो ये क्षेत्र हो गया, ये येलो कलर का है। ठीक है ना, ये बीच का मालवा क्षेत्र है। तो कुल मिला के आप कहिएगा कि अवंती यानी इस क्षेत्र का गवर्नर किसको नियुक्त कर दिया गया? अशोक को। अशोक को अवंती या उज्जैनी वाले क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया, इसी को मालवा कहा गया। और तक्षशिला में किसको? सुसीम को, सुसीम को नियुक्त किया गया। अब जब सुसीम तक्षशिला में था, इसी समय जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया सुसीम से, वो विद्रोह नहीं दब पाया यानी वो शांत नहीं कर पाया, तब अशोक को यहां से तक्षशिला भेजा गया। ठीक है ना, देखिए, जब अशोक को चांड भी कहा गया है, ठीक है ना, तो वहां की जनता एक तरीके से भयभीत भी हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रूरता करे अशोक। तो अशोक जब वहां जाता है तो बड़े प्यार से समझाता है और यहाँ के तक्षशिला के लोग ये कहते हैं कि एक कुमार यानी एक गवर्नर अधिकारी, हमारा विद्रोह या विरोध ना तो आपसे है और ना ही राजा बिंदुसार से है। ठीक है ना, जबकि जो महामात्य हैं यानी जो नीचे के अधिकारी हैं वो हमारा अत्यधिक शोषण करते हैं। आगे चल के जब अशोक सम्राट बनता है तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान रखता है
कि अकारण जनता को परेशान ना किया जाए, इसको उसने क्या है अपने अभिलेखों में लिखवा दिया था। और ये अभिलेख पूरे भारत में फैल गए। यानी जब अशोक सम्राट बनता है तो इस विद्रोह की स्थितियों को वो याद करते हुए कि दोबारा कभी ऐसे विद्रोह की स्थिति पैदा ना होने पाए, इसलिए वो कहता है कि अकारण जनता को परेशान ना किया जाए। तो जाहिर सी बात है इस विद्रोह को अशोक ने क्या किया, आसानी से शांतिपूर्वक दबा दिया। अशोक को उज्जैनी से तक्षशिला भेजा गया और वहाँ के निवासियों ने अशोक से निवेदन किया कि ना तो हम कुमार के यानी अधिकारी हैं जो गवर्नर हैं, ना तो हम कुमार के विरुद्ध हैं, जैसे आज कुमार शब्द यूज़ करते हैं अपने नाम के आगे, उस समय ये प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो हम कुमार के ना तो विद्रोह में हैं और ना ही राजा बिंदुसार के। किस लिए हैं? क्योंकि हमारे जो अधिकारी होते हैं वो हमारा शोषण करते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं कि अशोक को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। पहले तो अशोक को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और विद्रोह कहाँ पर हुआ? तक्षशिला में। कितने बार हुआ? 2 बार विद्रोह हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इस विद्रोह को शांत किसने किया? तो अशोक ने शांत किया। अब ध्यान दीजिए, जब अशोक ने जब तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया, या आप कह दीजिएगा कि शांत कर दिया, तो उसके बाद अशोक श्वास देश चला गया। श्वास देश के बारे में जो इतिहासकार हैं वो जो है कश्मीर और नेपाल की तरफ इंगित करते हैं। कहते हैं कि नेपाल में भी विद्रोह हुआ, ठीक है ना। नेपाल के विद्रोह का दमन भी किया किसने? अशोक ने। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ। तो तक्षशिला में तो जग जाहिर है कि 2 बार विद्रोह हुआ, ठीक है ना। उसके बाद एक बार तो अशोक ने उसका दमन कर दिया। उसके बाद ये नेपाल और कश्मीर वाले क्षेत्र में चला जाता है, और नेपाल में भी इसने क्या किया? अशोक ने विद्रोह का दमन किया। लेकिन बिंदुसार के अंतिम शासन काल में, बिंदुसार के अंतिम समय में, जब अंतिम दौर चल रहा था, तक्षशिला में दोबारा विद्रोह हो गया। और जैसे दोबारा विद्रोह हुआ तो दूसरी बार उस सुसीम जाता है और इस विद्रोह को खत्म कर देता है। तो इस तरीके से तक्षशिला में आपने देखा कि 2 बार विद्रोह हुआ, और पहली बार अशोक उस विद्रोह को दमन किया और दूसरी बार सुसीम ने। बिंदुसार के शासनकाल में एक और घटना थी कि बिंदुसार ने सीरिया के जो राजा थे उस समय, एंटियोकस प्रथम नाम आता है, ठीक है ना। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का जो राजदूत था डायमेकस, पूछ लिया जाता है डायमेकस कहाँ से आया था, तो डायमेकस सीरिया से आया था, ठीक है ना। तो मेगास्थनीज के बाद नियुक्त होने वाला ये दूसरा राजदूत था। एस्ट्रबो इस बारे में जानकारी दिया, ठीक है ना। क्या जानकारी दिया? कि पहले मेगास्थनीज आया, उसके बाद कौन आया? डायमेकस आया। फिर बिंदुसार के बारे में एथेनियस लिखता है। कौन? एथेनियस, कि एंटियोकस प्रथम से इसने 3 चीज़ों की मांग की। कौन कौन सी मांग की? पहला था सीरिया की मदिरा, दूसरा था अंजीर, और तीसरा था दार्शनिक। ठीक है ना। तो 3 चीजों की मांग की, पहला अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। अब देखिए 2 चीजें तो वो भिजवा देता है, मदिरा और अंजीर, लेकिन दार्शनिक के बारे में कहता है कि हमारे यहाँ दार्शनिकों को भेजने की परंपरा नहीं है। ठीक है ना। तो ये कहकर सीरिया के शासक ने बिंदुसार की बात को खारिज कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। प्लिनी, जिसने
एक रचना लिखी नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी की रचना कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी लिखता है कि बिंदुसार के समय मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फस था। बिंदुसार, अशोक, इनके शासनकाल के दौरान अन्य देशों के जो शासक थे उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो मिस्र का शासक ये इजिप्ट से है, आप देख सकते हैं, और ये क्षेत्र भी इजिप्ट के अंतर्गत ही आएगा, यानी यही मिस्र है, ठीक है ना। तो यहाँ का शासक कौन था? टालमी फिलाडेल्फस, और उसने डायोनसस को भारत भेजा, यानी ये कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? इसके बारे में बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी ये जानकारी मिलती है कि दिव्यावदान में लिखा है कि आजीवक आचार्य पिंगल वत्स से जिस तरीके से बिंदुसार चर्चा किया करता था, ऐसा लगता है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का पोषक था। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से, और अशोक बौद्ध धर्म से। आगे के कुछ शासक होंगे वो ब्राह्मण धर्म से, यानी शैव धर्म की से प्रेरित होंगे। इस तरीके से मौर्य शासकों ने अलग अलग धर्मों को प्रमोट किया, लेकिन किसी भी धर्म के प्रति उन्होंने कट्टरता नहीं दिखाई, चाहे वो अशोक क्यों ही ना हो। अशोक के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है ना। उससे पता चलता है कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहे होंगे। जॉनसन नामक आजीवक अशोक की मां जो थी सुभद्रांगी, उसका कुलगुरु था, ठीक है ना। महावंश के अनुसार बिंदुसार महावंश क्या कहते हैं कि बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है। किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और यह कहा जाता है कि 60,000 ब्राह्मण प्रतिदिन उदारता, या आप कह सकते भोजन वगैरह करते हैं, क्योंकि अशोक के बारे में कहा गया कि अशोक बौद्ध धर्म से पहले जब उसने ग्रहण किया था लगभग 60,000 ब्राह्मणों को भोजन प्रतिदिन कराता था। तो जाहिर सी बात है कि वो ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उदार रहा। दक्षिण भारत की विजय और संगठित करने का श्रेय किसके जाता है? बिंदुसार को जाता है। दक्षिण भारत, अब आप जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है दक्षिण भारत है, और इसको विजय करने का श्रेय किसको दिया गया है? बिंदुसार को, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि इस समय, लेकिन अभी ये कलिंग वाला क्षेत्र छूटा हुआ है, ठीक है ना। कलिंग वाले क्षेत्र को कौन जीतेगा? अशोक आके जीतेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि ये सारे क्षेत्र तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले ही जीत लिया था। आखिर वो श्रवणबेलगोला पर, मैसूर के पास श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर है, वो वहाँ पर चला गया था जीवन के अंतिम समय पर। तो निश्चित रूप में ये क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता होगा, लेकिन ये कह पाना बहुत उचित नहीं है। फिर भी ये मान सकते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में ये सब चीज़ें, यानी दक्षिण भारत का क्षेत्र पूरी तरीके से आ चुका था, ठीक है। तो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैलाने का श्रेय किसको जाता है? बिंदुसार को, यानी इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर का। तो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक इसको फैलाने का श्रेय किसको जाता है? बिंदुसार को जाता है। बिंदुसार का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो सुसीम था, ये इसी को सुमन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो बड़ा बेटा था वो अशोक था, और सबसे छोटा जो पुत्र था वो कौन था? तिष्य था। तो आप बिंदुसार के बारे में आपने लगभग इस क्लास में पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में लगभग इतना ही है, और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे अशोक के बारे में, अथवा हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाना पड़े तो जैसा होगा। फिलहाल अभी मौर्यकाल ही चलेगा, मौर्यकाल के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तलाश की जाएगी, अथवा
चंद्रगुप्त अशोक के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, इतिहास समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि डिस्क्रिप्टिव और फैक्ट बेस को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जा सके। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।